हेलो क्या बच्चों, शुरू ज्यादा आज ही खत्म हो जाए बेटा। 1 मार्कर्स फिल करेंगे इसके, और बेटा परसों से चैप्टर नंबर 9 पर वापस कर जाएंगे। एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। एमएसएमई वाला पोर्शन कर रहे हैं, बिजनेस। ठीक है जी बाबू, चलो स्टार्ट करते हैं। बाबू हिस्ट्री पढ़ने का तरीका सबको पता ही है, हम बिल्कुल रिक्वायरमेंट से ही पढ़ते हैं बेटा, कभी स्टार्ट से नहीं पढ़ते। कहते हैं two types of capital being described above by quoting line from the para। बेटा पैरा से बेटा दो तरीके की कैपिटल है, लाइन कोट करके बताना है। सर मैं ये कह रहा हूँ बेटा, केस स्टडी ठीक है, केस स्टडी है, पर ये तो पता है दो तरीके की कैपिटल कौन कौन सी होती है। फिक्स कैपिटल होती है, ठीक है जी, ढूंढ लेंगे बेटा फिक्स कैपिटल क्या है। फिक्स कैपिटल क्या थी, जहाँ फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है वो फिक्स कैपिटल, जहाँ करंट एसेट्स और डे टू डे खर्चों में होती है वहाँ वर्किंग कैपिटल। बी पार्ट, briefly outline any two factor that are likely to affect the requirement of each of the two types of capital as identified in part। बेटा इनको अफेक्ट करने वाले दो दो फैक्टर लिखने हैं। सर मैंने तीन या तो स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, वहां बताया था नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो चलो हो रहा है, केस पढ़ते हैं पूरा। गुरप्रीत इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ डायग्नोस्टिक सेंटर इन अंबाला है, विजिट हिज अंकल मिस्टर अमरनाथ इन पटियाला who is successfully running a diagnostic center for many years to seek his guidance. Mr. Amarnath tell Gurpreet that the capital need of his business can be divided into two categories. Firstly, he need funds to buy land and building, machinery and furniture fixture. Secondly, funds will be required to meet day-to-day operations such as maintaining stock, BR, current expenses. ठीक है। जहाँ लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी, फर्नीचर फिक्सर, ये लाइन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। और जहाँ बेटा उसके डे टू डे खर्चे की बात है, करंट एसेट्स की बात, ये लाइन क्या बेटा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सिंपल इजी, बढ़ता है यार। चलो बाबू बढ़ाते हैं बात को आगे, मैं देखता हूँ करा देते हैं बेटा। वैसे मैं सेकंड और थर्ड थोड़ी देर बाद करा दूं, सेकंड और थर्ड थोड़ी देर बाद करा देते हैं, फोर्थ से शुरू कर देते हैं, वापसी आ जाएंगे बेटा इस पे। चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। Till now she has been managing all the financial requirement of her business through the business। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, कहां से मीट की जा रही है, जो बिजनेस में प्रॉफिट हो गया वहीं से मैनेज की जा रही है। In the source of fund being mentioned in the statement stated demerit। रिटेन अर्निंग, सर क्या होता है रिटेन अर्निंग? बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उसी से तो बेटा जो खर्चे मैनेज करते हैं वही तो रिटेन अर्निंग है, बिजनेस में ही पड़ा हुआ पैसा है। सर 3 मेरिट लिखी है, आगे बढ़ो जी। सजेस्ट एनी सोर्स ऑफ फंड एनी यूज ऑफ फाइनेंस। और उसके दो फीचर, सर कोई एक एक्सटर्नल लिख देना, बस 2 इंटरनल होते हैं अगर याद हो तो। कौन कौन से? इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग। इनको छोड़ के कुछ भी लिखो, उसके 2 मेरिट्स लिख देना, ठीक है ना। फीचर लिख के मेरिट एक डीमेरिट भी लिख सकते हो, 2 मेरिट भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आई बेटा बात? बढ़ जाए आगे। चलो बाबू बढ़ाते हैं बात को आगे, पढ़ना शुरू करो बेटा। क्वेश्चन 5, any two sources, any two through which Hitesh can raise fund to meet the increased working capital requirement of his business, give any 2 merit for each of the suggested source of fund। बेटा इससे पहले कि आप गलत बोलो, मैं कुछ खुद ही कुछ बता दूं आपको। आप ये तो पढ़ लोगे बेटा कि कोई भी 2 कहे हैं, पर आप ये आगे वाली बात नहीं पढ़ोगे।
उसने कहा ठीक है, कोई भी दो सोर्स ऑफ फाइनेंस बता दो थ्रू विच हितेश कैन रेज फंड टू मेक द इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि उसको पैसे का यूज कहां करना है, वर्किंग कैपिटल बढ़ानी है अपनी। अब बेटा मैं आपको बता देता हूं यहाँ मुद्दे में फर्क क्या पड़ता है, प्लीज सामने देखना बेटा। मैं वो बातें करूंगा जो किताबों में नहीं लिखी होती, ठीक है ना, बताने का फायदा ही उसको होता है। प्लीज सामने देखो सर, अगर मैं एक बैलेंस शीट की बात करूं ना किसी कंपनी की, तो सर देखो पैसे की जगह, पैसे की जरूरत दो ही जगह है, एक फिक्स्ड एसेट्स जिसको आप फिक्स कैपिटल बोलते हो, और एक बेटा करंट एसेट जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज में। इसको हम फिक्स कैपिटल बोल रहे हैं बेटा, इसको हम वर्किंग कैपिटल बोल रहे हैं, यही तो कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज में, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ना लायबिलिटी साइड की, तो सर पैसा ना बहुत सारे लॉन्ग टर्म जगह से आ सकता है, बहुत सारे शॉर्ट टर्म जगह से आ सकता है, ठीक है ना, या जिसको आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी भी बोलते हो अकाउंट्स की भाषा में, ठीक है ना सर। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बोलूं, आपको पता है करंट लायबिलिटी क्या होती है? क्या होती है करंट लायबिलिटी? जिस लायबिलिटी को एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है, और बेटा ये लायबिलिटी जिसको बेटा लॉन्ग टर्म में पे करना होता है, ठीक है ना। करंट एसेट्स क्या होती है? which is to be converted into cash और cash equivalent within 1 year, और बेटा ये क्या होती है बाबू? ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस में रिक्वायर्ड होती है। एक बड़ी सिंपल बात करूं बेटा, अगर यहां से पैसा लो ना तो हमेशा यहां लगाओ, और अगर यहां से पैसा लो तो बेटा हमेशा यहां लगाओ। इनका ना वाइसा वर्सा अलाउड नहीं होता, करना नहीं चाहिए। मैं अभी रीजन भी बता दूंगा, आप खुद सोचो। मैंने बेटा शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसा लिया, कोई भी शॉर्ट टर्म सोर्स, ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट याद है मतलब क्रेडिटर, बोलो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिटर होता है। यहां से पैसा लिया और बेटा बिजनेस के स्टॉक में लगा दिया। सर स्टॉक एक साल के अंदर अंदर बिक जाएगा, कैश आ जाएगा, इनका पैसा उतर जाएगा, बड़ी सिंपल सी कहानी। सर मैंने पैसा लिया डिवेंचर से फॉर 20 ईयर, सर कोई भी मशीनरी खरीदो, इसकी लाइफ भी बहुत तगड़ी होती है। सर ये ना आमने सामने अलाउड है, ऐसे अलाउड नहीं है। अब आप खुद सोच के देखो ऐसे अलाउड क्यों नहीं है। एक बात सुनो, मैंने ट्रेड क्रेडिट से पैसा खरीद लिया और बेटा उससे फिक्स एसेट्स खरीद लाया, सर ये मुझे पैसा दे देगी वापसी? ये तो बिजनेस में इन्वेस्टेड है फॉर मोर देन 1 ईयर, या मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी इससे 5 साल के लिए, सर ये 5 साल तक बिकेगी नहीं, वो 1 साल में मेरी छाती पे खड़ा हो जाएगा पैसे ला। समझ में आ रही है बेटा बात? तो ये बेटा इधर उधर अलाउड नहीं है, ये बिल्कुल सामने सामने अलाउड है। अब उसने कहा कि उसको वर्किंग कैपिटल रेस करनी है, हितेश को वर्किंग कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज करनी है, कोई दो सोर्स ऑफ फाइनेंस बता दो। यहां से कुछ सजेस्ट मत कर देना लॉन्ग टर्म वाले, सर शॉर्ट टर्म वाले सजेस्ट करो। समझ में आई मेरी कुछ बात? किताबों में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इनके आंसर में मुझे पता क्या लिखते हैं, पता लगे आप भी बस एनी टू सोर्स खुश हो गया, आगे भी पढ़ लेना। समझ में आई बेटा बात? तो बाबू उसे शॉर्ट टर्म दो सोर्सेस कौन कौन सा सजेस्ट कर सकते हो? ट्रेड क्रेडिट कंफर्म शॉर्ट टर्म सोर्स है, ठीक है ना। दूसरा सर लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो हर टाइम के लिए लोन देते हैं। याद आई ना बात? लिखना चाहो तो कमर्शियल पेपर और पब्लिक डिपॉजिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना जी। 5 सोर्स बता दिए मैंने, कोई तो 2 लिख के दोगे, और बेटा बाद में कहता हूं उनकी 2-2 मेरिट लिखो, सर वो लिखी जाएंगी, उसमें कोई मुद्दा नहीं। तभी चैप्टर साथ साथ याद करा रहा था ताकि केस स्टडी में मेरिट मोरिट वाला पंगा ना रहे। क्लियर? बढ़ जाए आगे, चलो बेटा करते हैं आगे की बात। बाबू पढ़ो, which of the 2 sources of fund will you suggest considering the fact that the company has not raised much debt capital so far and why? बेटा कहता है कौन से 2 सोर्सेस आप फंड के सजेस्ट करोगे? फैक्ट आपको ये पता है कि कंपनी ने अभी तक ज्यादा डेब्ट से पैसा नहीं लिया, डेट मतलब कर्जों से पैसा नहीं लिया, ठीक है। डेट का मतलब डिवेंचर का शॉर्टकट नहीं है, डेट का मतलब होता है एक्सटर्नल सोर्सेस, कर्जों से पैसा नहीं है कंपनी के पास, ठीक है ना। एंड वाई, और क्यों सजेस्ट करोगे? सर देखो एक बात बताऊं, कभी जब आपको ऐसा कहे बेटा मैं हमेशा डेट को ही प्रेफरेंस देता हूं। देखो पैसा लेने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, पर बेटा डेट से अच्छा कोई नहीं हो सकता, मैं आपको बता चुका हूं बैच में।
क्यों नहीं होता डेट से अच्छा कोई सोर्स? क्योंकि बेटा इसमें 3 फायदे हैं जो किसी चीज में नहीं है। कौन कौन से 3 फायदे? बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट कम, टैक्स में छूट दिलवाता है और कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता। याद नहीं आएगा आज क्योंकि चैप्टर 26 दिन चला, बड़ी बातें शुरू के 4-5 दिन में हो गई थी। सर याद है डेट के ऐसे 3 फायदे जो कभी इक्विटी में नहीं हो सकते। अरे उसने क्लियर हिंट दिया है, देखो ऐसे कौन बोलता है, कहते हैं कौन से 2 सोर्स आप सजेस्ट करोगे। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये कंपनी ने आज तक ज्यादा डेट से पैसा नहीं लिया। सर नहीं लिया तो तू खुद के चाहता है ना मैं डेट वाले सोर्स लिखूं, मैं भी वही लिख दूंगा, डिवेंचर लिख दूंगा, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उन्हीं के फायदे हैं ये। डेट में तो 3 फायदे हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट का, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, टैक्स सेव करा कर देता है, और किसी में तो फायदे नहीं ऐसे। ठीक है ना? वैसे टोटल कितने फायदे होते हैं? 4 होते हैं। 12th में पता लगेगा 4th वन, अभी तो 3 ही बता रखे हैं, तो 12th में पता लगेगा वो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। और ये प्रॉमिस है आपसे, मैं जितना बोल रहा हूं ना, जो मैंने अभी 3 बोले हैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आप कहोगे वीडियो दिखा दूंगा, वीडियो नंबर भी बता दियो काश मुझे कौन सी है। ठीक है जी, मैं वीडियो नंबर ग्रुप में भी डाल दूंगा, याद करा देना। जिस दिन मैं पूछूंगा तुम्हारे से कि डेट अच्छा या इक्विटी अच्छा, तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं बोलेगा डेट अच्छा। और जब मैं कहूंगा 3 फायदे गिनवा दो, शायद तुम गिनवा भी दोगे, किसी को पता ही नहीं होगा डेट में फायदे होते हैं 3। ठीक है जी, बढ़ जाएंगे आगे। चलो जी बेटा बढ़ाते हैं बात को आगे। और एक वैसे एक बात बताऊं, अच्छा लिखते हैं ये भी, इसने भी फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करी, इसने भी टैक्स सेविंग की बात करी, इसने भी कंट्रोल डाइल्यूट ना करने की बात करी, बात इन्होंने भी वो करी। ठीक है ना? पर बेटा नॉर्मली बच्चा नहीं समझ पाता, बच्चे को लगता है कुछ भी लिख रही है बुक। चलो जी बेटा बढ़ाते हैं बात को आगे। बाबू पढ़ते हैं क्या लिखता है। कहता है विकेश ऑन, अरे यार तो पूरा ही केस पढ़ना पड़ेगा। चलो एक बार पहले यहां से पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। गिव एनी 3 पॉसिबल रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच विकेश वांट तुषार टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड नॉट इन प्रेफरेंशियल। सर मेरा काम यही हो जाएगा बेटा, ऐसे कौन से 3 कारण हैं जिसकी वजह से विकेश ने तुषार को कहा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रेफरेंस में नहीं। सर इक्विटी के 3 मेरिट लिखते हैं, मेरे लिए बहुत है। सर ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न मिलती है, पहला कारण तो ये हो सकता है। ठीक है ना? प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, फिक्स्ड इनकम नहीं मिलती इनको, सर ये हो सकता है। ठीक है ना? वोटिंग राइट सारी दुनिया को चाहिए जो। ठीक है ना सर? यही 3 कारण हो सकते हैं ना, कोई भी फायदे लिख देना जो भी तुम्हें इक्विटी के पता। ठीक है, डन। बढ़ जाए आगे। चलो जी उत्तर, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है ना? ठीक है ना? ज्यादातर चीजें डिस्कस ही नहीं करते टीचर, और मुझे बहुत मजा आता है जब वो केस स्टडी में आते हैं, मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि मैंने बता दिया बच्चे को। ठीक है ना सर? क्यूमुलेटिव, प्रेफरेंशियल, नॉन क्यूमुलेटिव मैंने बात की है। सर याद है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल मैंने बात करी है, बॉक्स में मुद्दा था, कुछ याद है? क्यूमुलेटिव क्या होता है? पहले साल लॉस हुआ, डिविडेंड नहीं दिया, तो क्यूमुलेटिव में क्या होगा? जुड़ जाएगा, नाम ही क्या है क्यूमुलेटिव। और बेटा नॉन क्यूमुलेटिव में क्या हुआ? पहले साल लॉस हुआ, नहीं दे पाया, सर नहीं दे पाया तो लैप्स, जुड़ेगा कुछ नहीं। अगले साल दे पाया तो ठीक, नहीं दे पाया तो लैप्स, जुड़ेगा कुछ नहीं। याद है? डिस्कस किया था। चलो जी पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ लो। कहता है यामिनी बॉट 310% preference share of ABC Limited in the year 2016. The face value of each share is 100. बेटा यामिनी ने क्या किया? कहते हैं 300 प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं 100 रुपए वाले, फेस वैल्यू 100 है। फेस वैल्यू का कुछ और मतलब नहीं होता, अभी जितनी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से बता देता हूं। इसे फेस वैल्यू मतलब होता है एमआरपी। ठीक है जी? प्रेफरेंस शेयर की एमआरपी कितनी है बेटा? 100 है। ठीक है? 300 खरीदे हैं, यानी कि कितने के प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं? 30,000 रुपए के। और ये जो प्रेफरेंस शेयर है कहता है 10% प्रेफरेंस शेयर है, तो इसका मतलब तो पता है ना क्या होता है? इसका मतलब कि साल का डिविडेंड कितना है? 10%। ठीक है जी? कहता है कब खरीदे हैं? 2016। She didn't receive any dividend on them during 2016 due to insufficient profit of the company. कंपनी को लॉस हुआ 2016 में, कुछ नहीं दे पाई। ठीक है जी? In the year 2017 the company made surplus profit, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ,
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेबल टू हर इन द ईयर 2017 assuming that she is holding cumulative preference share and non cumulative। दो अलग अलग केस है सर। अगर उसके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं तो बेटा एक बात सुनो, 2016 में आपको लॉस हुआ, कंपनी ने कुछ नहीं दिया, तो 2017 में कौन कौन सा दोगे? 2017 का भी दोगे और 2016 का तो दोगे ही दोगे, करंट ईयर का तो दोगे, पिछला भी दोगे, दोनों सालों का दोगे ना सर। एक साल का डिविडेंड कितना है सर? 10% है 30,000 का, यानी कि कितना? 3,000। 30,000 के प्रेफरेंस शेयर खरीद रखे हैं, 10% डिविडेंड देना है ना, 3,000 देना है ना। तो सर अगर आपके पास क्यूमुलेटिव है तो 2016 का भी 3,000 मिलेगा और 2017 का भी 3,000 मिलेगा, यानी कि टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा? 6,000। ठीक है। और बी पार्ट कहता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है सर, नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर 2016 में लॉस हुआ था, कंपनी ने नहीं दिया, तो सर वो खत्म हो गया, उसके नाम में क्यूमुलेटिव वर्ड नहीं है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ना, आपके नाम में वर्ड है, नॉन क्यूमुलेटिव नहीं जुड़ेगा। तो अगले साल क्या किसका मिलेगा? सिर्फ 2017 का ही डिविडेंड मिलेगा, यानी कि बेटा सिर्फ 3,000 रुपए। ठीक है जी, ठीक है जी। लो आंसर देख लो बेटा, क्यूमुलेटिव का और बेटा नॉन क्यूमुलेटिव का 3,000, यहाँ 6,000 है आंसर, यहाँ 3,000। मेरा ख्याल कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ आ गई। ठीक है जी, डन डन डन। बढ़ाए बात को आगे, चलो जी आप कह रहे हो तो समझ आ गई। बेटा स्टेट एनी 4 मेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी शेयर। वेरी गुड सर, इक्विटी शेयर की 4 मेरिट लिखी जा सकती हैं, ठीक है ना। अब मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा कि आप 4-4 मेरिट क्यों याद कराते थे। सर कुछ चीजें ना जिंदगी की एक्सपीरियंस होती हैं, वो कोई बता नहीं सकता एक्सप्लेन करके, इसलिए कराता हूँ बेटा इसी दिन के लिए। मैं कराने को 3 भी कह सकता था, किसी किसी दिन माड़ा वक्त होता है ना, ऐसे ही आता है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैंने सब कुछ करा दिया और आखिरी में 3 मेरिट कर ले यार, पर पेपर में ऐसे आ जाए तुम कहोगे यार क्या ही किया, 4 ही करा देते जब करा ही रहे थे तो। ठीक है ना जी। चलो वैसे कंपनी का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपनी कंपनी का नाम यही लिखूंगा, डिंग डोंग लिमिटेड। कितना प्यारा नाम बाबू। ठीक है जी, लो पढ़ो आगे। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी वन सोर्स थ्रू विच डिंग डोंग लिमिटेड कैन रेज फंड थ्रू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। कहता है एक सोर्स बता दो जहां से पैसा आ सकता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में। सब जीडीआर जिंदाबाद, जीडीआर पढ़ा है, आईडीआर पढ़ा है मुझसे, इंटरनेशनल बैंक पढ़े हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़े हैं, एफसीसीबी भी पढ़ा है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। वो बात अलग है किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैंने सब कुछ पढ़ा। जो मर्जी लिखो, जीडीआर इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आ जाए तो। ठीक है जी, चलो डिंग डोंग बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। पढ़ना जी, वैसे 3 लाइन का क्वेश्चन है, चाहो तो सीधा भी शुरू कर सकते हो। आउटलाइन द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इट कैन रेज फंड फ्रॉम इंडियन कैपिटल मार्केट। मतलब वैसे यहीं पर आंसर मिल गया, सोचने वाले बच्चे समझदार को तो यही आंसर मिल गया। उसने कहा आउटलाइन कर दो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे इंडियन कैपिटल मार्केट से पैसा आ सकता है। कैपिटल मार्केट मतलब इंडियन शेयर मार्केट से। फिर भी पढ़ लो, ग्रेशियस लिमिटेड इज अ यूएस बेस्ड कंपनी। द कंपनी प्लान टू टैप अप द इंडियन कैपिटल मार्केट थ्रू इट्स फोर्थकमिंग इशू ऑफ इक्विटी शेयर। सर आइडिया, एक कंपनी है यूएस बेस्ड और उसको इंडियन शेयर मार्केट से पैसा चाहिए। सर एक ही चीज दे सकती है ना खाली आइडिया। सर जेडीआर का भी तो इंट्रोडक्शन यही था कि हम इंडियन कंपनी, हमें फॉरेन से पैसा चाहिए, फॉरेन करेंसी में चाहिए। आंसर है जेडीआर एंड एडीआर, कुछ याद आ रहा हो तो। ठीक है, ठीक है ना। कभी कभी नंबरों के पढ़ना छोड़ दो भाई, बहुत खुशी मिलेगी जब 2 साल बाद पड़ोस का एक बच्चा आएगा ना कि भैया ने हमारे 11वीं पास कर ली, भैया जीडीआर समझा दो। ठीक है ना। अगर आपने कह दिया नहीं नहीं यार मेरे कोर्स में था मुझे नहीं पता, तो बच्चा कहेगा भैया मैं समझ गया, छोले देख के पास हुए थे ना। ये बात दीदियों के ऊपर भी लागू होती है, कहीं दीदियां सोच रही हो, आ जाते हैं ना ऐसे 2 साल बाद गली मोहल्ले के अच्छे आपको इंटेलिजेंट सोचते हुए, आपको नहीं नहीं यार मेरे कोर्स में था यार ये नहीं था। उन्हें कहते हैं भैया लीज फाइनेंस, अरे नहीं नहीं ये भी नहीं था। उन्हें कहते भैया फैक्टरिंग ये भी नहीं था, अरे भैया मैं समझ गया कुछ भी नहीं था ना, गलती से पास हुए ना, ऐसे ही कहेगा आपको। चलो लो इधर देखो, मैं इधर
मेरी तरफ देखो सर, बस यार प्लीज मेरी तरफ देखो बेटा। अब सर मतलब बहुत ही खुश हूं मैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, जो मैं बताता हूँ और बाकी टीचर नहीं बताते ना, एनसीईआरटी लिखती वैसे आनी चाहिए पेपर में, कि उनमें से कुछ एक है। पढ़ना जी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फाइनेंस बीइंग डिस्कस्ड। अब आप पढ़ेंगे जी, और उसकी कुछ दो लिमिटेशन लिखनी है। अच्छा जी पढ़ना। Recently, when the Mosaic Limited was falling short of fund to meet the flotation cost of its upcoming issue of preference share, the company raised deposit from Mosaic Limited, which had surplus fund. बेटा एक कंपनी ने, Mosaic Limited मतलब कंपनी हुई, दूसरी कंपनी से पैसे लिए क्योंकि उसके पास सरप्लस पड़े हुए थे। किस लिए? फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए। कुछ याद है बैच में डिस्कस किया हुआ बात? जब भी कॉमर्शियल पेपर का इस्तेमाल, मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल पेपर के सिर्फ दो इस्तेमाल है, कहीं नहीं लिखे थे, पूरी एनसीईआरटी उठा के देख लो, मुझे दिखा दो कहां लिखे थे। तो इस्तेमाल याद है आपको? पहला इस्तेमाल था सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए। मैं याद भी करा देता हूं आपको एग्जांपल, वोल्टास। मैंने एग्जांपल दिया था आपको वोल्टास का कि बेटा फरवरी आ चुकी है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, सीजनल वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए एक तो कमर्शियल पेपर इशू होते हैं और एक कमर्शियल पेपर इशू होते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए। ठीक है ना? आधे से ज्यादा बच्चों के हालात ये बेटा याद नहीं है, सिर्फ 2 या 4 बच्चे कह रहे हैं आज ये बात बिल्कुल बोली थी आपने बैच में, बिल्कुल पक्का से। सर मैं आपको याद करा देता हूं, मैंने आपको ये बात बोली थी कि बेटा कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो बेटा बिग अच्छी कंपनियों का पाता है। पर बेटा अगर अच्छी कंपनियां भी बेचना चाहे और सोचो 100-200 करोड़ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इससे बेटा मैक्सिमम करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ये इतने रुपए मिल सकते हैं। ये बात तो बोली थी अगर याद हो। पर मैंने कहा कि कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत है। कंपनी ने क्या किया होगा? 100 करोड़ के इक्विटी शेयर इशू करे, पर इक्विटी शेयर की फ्लोटेशन कॉस्ट ही 10% होती है। 10 करोड़ तो खर्चा है बेटा, तो 10 करोड़ कहां से आएंगे? तो अब 10 करोड़ के कमर्शियल पेपर इशू करते थे, वो 10 करोड़ लेकर आते थे, इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करते थे, वहां से 100 करोड़ आते थे, वो 100 करोड़ बिजनेस में डालकर धंधा शुरू करा, पहले साल कमाए 10 करोड़। सर इक्विटी को डिविडेंड मत दो, वो कुछ नहीं कर सकते, 10 करोड़ कमर्शियल पेपर के उतार दो। और जब भी बेटा इसका इस्तेमाल फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए किया जाता है, कमर्शियल पेपर अपना नाम बदल देते हैं, इसका नाम पड़ जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। मैंने ऐसा भी बोला था, कुछ याद हो तो सर ये देखो लिखा हुआ एनसीईआरटी में, आ जाए पेपर में और आएगा जिन टीचर को अच्छी हरकत करनी है, ठीक है ना। और वो कमर्शियल पेपर कटवा के नाम आईसीडी करवा देते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है टीचर। सर कमर्शियल पेपर का दूसरा नाम क्या होता है? आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। क्यों इंटर कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट, इशू भी करेगा कॉर्पोरेट, खरीदेगा भी कौन? कॉर्पोरेट। मोसेक एंड मोसेक लिमिटेड। ठीक है जी, ओके बात। परीक्षा याद था तेरे को इससे बात? याद आई थी बात? नहीं आई याद? ये पता कमर्शियल पेपर के इस्तेमाल बताए थे 2 महीने का भी? अच्छा याद तो नहीं आया फिर? पेपर छूटा था तेरा? ये वाला कैसे छूट गया होगा? कमर्शियल पेपर वाले के जस्ट एक ही दिन में मैंने खत्म किया कमर्शियल पेपर, 2 दिन में बात ही नहीं हुई, वो दिन तेरा ध्यान भटक गया होगा। अजी हाँ, फिर तूने वर्ड ब्रिज फाइनेंसिंग लिखा नहीं लिखा? अगर तो कॉपी में लिखती है, चलो ढूंढ लियो वैन मिल जाए तो। लेकिन तेरे हालात खराब होते जा रही हैं, तुझे पता है 10th जितने भी नंबर नहीं आने के, जिसपे तू बहुत शर्मिंदा थी, मुझे ना शर्मिंदा होना पड़ गए। अच्छी खासी पढ़ती हुई लड़की के नंबर नहीं आ रहे। चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अवर केस identify and explain the type of funds that Gunjan Cinema seeks to raise on the basis of time period। ठीक है जी, पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई करना है बेटा ऊपर से,
कहता है आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन कर दो कौन सा टाइप ऑफ फंड गुंजन सिनेमा को जरूरत है टाइम पीरियड के हिसाब से। सर वैसे टाइम पीरियड के हिसाब से फंड थे कितने तरीके के? 3, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। सर 1 साल के अंदर अंदर के लिए पैसा चाहिए हो तो शॉर्ट टर्म 1 से 5 और 5 से ज्यादा। ठीक है चलो देखेंगे बी पार्ट। एक्सप्लेन एनी वन एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ टाइप ऑफ फंड एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। और बेटा उसकी 2 मेरिट भी लिखनी है। पहले बेटा टाइप देख लो कौन सा है, कहता है उसके हिसाब से एक सजेस्ट भी कर दो फंड। ठीक है तो बेटा हमने सबके पता है, शॉर्ट टर्म के भी पता है, मीडियम टर्म के भी पता है, लॉन्ग टर्म के भी पता है। पढ़ लो जी। और बेटा वैसे लास्ट टाइम काम किया है, द कंपनी वांट टू रेज द रिक्वायर्ड फंड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। मीडियम टर्म। ठीक है जी, 1 साल से ज्यादा 5 साल से कम मीडियम टर्म। ए पार्ट का आंसर हो गया मीडियम टर्म। बी पार्ट का आंसर हो गया लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। मुझे कुछ याद नहीं आता बेटा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म का एग्जांपल लिखिए। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक जिंदाबाद, हर जगह चला दूंगा मैं। तो मेरिट लिखनी है लिख दूंगा। ठीक है ना बेटा, ये ना तुम समझा करो कि कौन सा टॉपिक सुनने के लिए मैं स्पेशली जोर देता हूँ, उसकी अहमियत क्या होती है। ये अहमियत बहुत बाद में समझ में आएगी तुम्हें। मैं तुम्हें कैसे बता दूं 15 दिन बाद की कहानी ये होने वाली है। ये तो तुम्हें समझ रहा है ना कि सामने वाले के एक्सपीरियंस बोल रहा है इस चीज को कि यही चीज याद कर दो। चलो जी बेटा 13th केस स्टडी लास्ट है, लेकिन सेकंड और थर्ड हम छोड़कर आएंगे पीछे। चलो जी पढ़ते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सर 2 स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर मैंने तो 3 के नाम बताए थे, नाम ही याद करा दो मुझे तो ये भी खुशी होगी। आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई। मैंने 3 की बात की थी। सर फुल फॉर्म याद है? आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईएफसीआई बता नहीं मानेगा ये ऐसे कहता हुआ जैसे मैं बोलता हूँ उसके बाद शुरू हो जाता है। मैं जानता हूँ भाई, मुझे क्या बता रहा, इतना तो मैं 5 दिन में नोटिस कर देता हूँ शुरू के कौन किसका कितना क्या वजूद है। आईएफसीआई सर ये सब इंडस्ट्री से ही शुरू होने हैं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सब इंडस्ट्री से शुरू है भाई, सब इंडस्ट्री के लिए लोन देते हैं 30 साल, कमर्शियल बैंक मैक्सिमम 20 साल। सर लेकिन आपको बता देता हूं बेटा, उसने कहा है डिस्क्राइब भी करना है इनको। बेटा बड़े ठंडे दिमाग से इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और इनके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है ना, पढ़ के जाना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ टीचर ऐसी हरकत करते हैं। अगर मेरी इतनी मेहनत के बाद आखिरी में आप ये क्वेश्चन छोड़ गए, मुझे बहुत दुख होगा और ये पेपर में आ गया। मैंने इस चैप्टर पे अपनी भाई साहब दिल दिमाग जान पूरी डाली हुई है। जो चीज स्ट्रेंथ होती है वो फिर स्ट्रेंथ होती है। जब मैं बोल देता हूँ ना ये चीज है बेटा, उसके पूरे इंडिया घूम लेना, ये यूट्यूब बाबा पे सर्च करते रहना, ऐसी बातें जो मैं बोलता हूँ कहीं नहीं मिलेंगी। चलो बाबू आगे बढ़ो। कहता है स्टेट एनी 2 मेरिट ऑफ रेजिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो लिख दोगे, वो तो डायरेक्ट है। ठीक है जी, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फटाफट से फिनिश करते हैं, केस स्टडी आज ही खत्म करते हैं। बाबू पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, सामने देखना। चलो बेटा कहता है डिफाइन द टर्म बिजनेस फाइनेंस, और बेटा इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, अभी दोनों बताता हूँ। देखो बेटा बिजनेस फाइनेंस की बात तो ये बड़ी सिंपल सी बात, नाम है बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस में लगा हुआ पैसा बिजनेस फाइनेंस होता है। अब इस चीज को अंग्रेजी में आप कन्वर्ट कर लो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में, तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं हो रही तो मैं बता रहा डेफिनेशन। सर बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस में लगा हुआ पैसा, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। ठीक है जी, क्या बोल रहा हूं बेटा? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसने पूछा बी पार्ट में इंपॉर्टेंस, अगर 1 नंबर में आया होगा पक्की बात। बेटा फाइनेंस में ना जब भी ये इंपॉर्टेंस पूछे पहली लाइन कंफर्म आपने यही लिखनी है,
और ये लिख दोगे बेटा तो मेरे को नहीं लगता टीचर बात का कुछ पढ़ने वाला है। फाइनेंस इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ बिजनेस, पहली बात ये लिखनी है, इंपॉर्टेंस पूछते। फाइनेंस क्या है बेटा? Life and blood of business. Finance is needed in each and every activity of the business. Finance is needed to establish a business, to run it, to modernize it, to expand it, or to diversify it. देखो बेटा, बिजनेस की स्मॉल टू स्मॉल एक्टिविटी, छोटी से छोटी एक्टिविटी, सर हर एक के लिए पैसा चाहिए। चाहे बिजनेस को एस्टेब्लिश करना हो, चाहे रन करना हो, चाहे एक्सपेंड करना हो, चाहे डाइवर्सिफाई करना हो, चाहे मॉडर्नाइज करना हो, कुछ करना हो, सर बिना पैसे के लिए कुछ नहीं हो सकता। नो सर्वाइवल, नो ग्रोथ विदाउट फाइनेंस। कई लोग कहते हैं कि हमने ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है बिजनेस में, सर उसके लिए भी पैसा चाहिए। अगर आप सोसाइटी का भला सोचने चले हो ना, मुझे लगता है उसके लिए तो ज्यादा पैसा चाहिए। आप देखा नहीं नहीं यार, हमने सोसाइटी का भला सोचना है, प्लास्टिक बैग नहीं पेपर बैग, सर वो 50 पैसे का आता है, वो 10 रुपए का आता है। भला सोचने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। तो बिजनेस की एक एक्टिविटी भी ऐसी नहीं है जिसके लिए पैसा नहीं चाहिए। कुछ नहीं चल सकता पैसे के बिना बिजनेस में। समझ आए पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस को? क्लियर है? अगर आप कहोगे तो बेटा ये बात मैं लिखवा दूंगा, 2 ही लाइन में लिखवानी है मुझे, कोई इतने लंबे चौड़ा मुद्दा नहीं। आप कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस, और इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहता है that 2 types of fund on the basis of ownership are being discussed above. Identify and differentiate between them by giving any 3 suitable point. कहता है 2 तरीके के फंड जो ओनरशिप के बेसिस पे होते हैं वो डिस्कस किए हुए केस में। कहता है उनको आइडेंटिफाई करो और उनमें डिफरेंस बता दो, कोई भी 3 बेसिस पे। सर देखो, रही बात उनको आइडेंटिफाई करने की, कर देंगे हम इसने, लेकिन लाइन कोट करने को नहीं कही ना, तो बेटा आइडेंटिफाई करके भी क्या घंटे काटोगे, ऐसे ही लिख दो। ओनरशिप के बेसिस पे 2 ही तरीके के तो होते हैं, कौन कौन से? ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। मैं क्यों पढ़ूं? तो कहता लाइन कोट करने के लिए तो मैं पढ़ता, मैं लाइन कोट करके बताता। तूने कहा आइडेंटिफाई कर लो, मैंने डिस्कस किए हुए, मैं आइडेंटिफाई कर लिया, मैं तो कह दूंगा हाँ जी मैंने आइडेंटिफाई करे ओनर फंड एंड बोरोड फंड। जब तक तो लाइन कोट करने में नहीं आता मैं तो समय बचाऊंगा अपना। कहता है 3 बेसिस पे डिफरेंस लिख दो। सर क्या मैंने पढ़ा है आज तक? नहीं। क्या एनसीईआरटी में? सर है ही नहीं। 3 बेसिस पे डिफरेंस आ सकता है पेपर में? क्या नहीं आ सकता? सर आप बताओ क्या होना चाहिए? सर अगर जो आज बोल पाओगे वही पेपर में लिख पाओगे। अगर तुम्हें आज नहीं पता ना तो 3 नंबर देने के लिए तैयार बैठना पेपर में। वो तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज के बीच डिफरेंस दे सकता है। अब आप सोचो आप क्या बना सकते हो। सब मिलके 25-27 जने तो बैठे हुए, 3 डिफरेंस नहीं बता सकते। टाइम लिमिट क्या लिखेगी टाइम लिमिट में? मैं हाँ, ओनर फंड के पैसे तो कभी वापस नहीं करने होते तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती, और बोरोड फंड की कोई ना कोई टाइम लिमिट होती है। इट मे बी 5 या 10 या 20 ईयर, कभी तो वापस करोगे ना। तो लिख देना एक बेसिस जिंदाबाद टाइम लिमिट। और अरे यार और कुछ बेसिस याद नहीं था, पहला तो कंफर्म ही होता है, तुम पता नहीं काम ही नहीं। अरे पहला तो बेसिस कंफर्म होता है, तुम इतनी भी नहीं बहुत सोच पाते। मैं तुम्हें क्या बताऊं, डिफरेंस बताने का कभी क्राइटेरिया नहीं सोचा क्या? किसी भी चीज का डिफरेंस बताओगे पहली चीज तो फिक्स होती है, मीनिंग बताओ ना। ओनर फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है, पता है ना क्या होता है? ओनर फंड क्या है बेटा? ओनर्स का पैसा जो भी बिजनेस में लगा होता है। और बेटा कंपनी के लेवल पे बात करो तो कितने हैं? बोलो कितने हैं? 2 हैं। ओनर फंड भी 2 हैं और इंटरनल सोर्सेस भी 2 हैं, सेम ही तो है, इक्विटी और रिटेन अर्निंग। और बाकी सब क्या है बेटा? बोरोड फंडिंग है। सर 2 डिफरेंस हो गए, मीनिंग और टाइम लिमिट। तीसरा वोटिंग राइट लिखना तो ज्यादा अच्छा है। इंटरनल सोर्सेस के साथ जुड़े होते हैं बेटा वोटिंग राइट, मैनेजमेंट की पावर। जबकि बोरोड फंड कोई भी हो, लोन कोई भी हो, तो आपके बिजनेस का राइट, वोटिंग राइट नहीं छीन लेता, मैनेजमेंट की पावर नहीं छीन लेता। खत्म। कुछ और बोल रहा था, इसको बता क्या बोला? इंटरेस्ट, वेरी गुड। सर इंटरेस्ट की जगह लिख देना रेम्यूनरेशन पेड। इंटरेस्ट की जगह क्या लिख देना? रेम्यूनरेशन पेड। सर आपको क्या मिलता है? ओनर्स को बचा कुचा सब कुछ मिल जाता है, और उनको क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बहुत अच्छी बात। जो यहाँ बना पाओगे वही पेपर में बना पाओगे, अलग से तुम्हारे में दिमाग कुछ नहीं है। यहाँ सोचा करो जो सोचना होता है। चलो जी देखते हैं आगे लास्ट वर्ड।
Identify and explain the various external sources of finance that Ayushi has employed in her business. बेटा आयुषी ने कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस को, वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेस को यूज किया अपने बिजनेस में, वो आइडेंटिफाई करने। सर पढ़ेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक्सटर्नल सोर्सेस समझते हो ना, इंटरनल सब दो हैं, रिटेन अर्निंग और इक्विटी, बाकी सब क्या है? तो सर बहुत सारे में से सोचना पड़ सकता है, देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस, और इनमें फर्क बताना है, डिफरेंस। सर एनसीईआरटी में नहीं था, मैंने डिस्कस नहीं किया, पर यहाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अभी करते हैं। बाबू पहले केस पढ़ लो फटाफट से। बेटा शुरू की 2 लाइनों में तो केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, यहां से पढ़ रहा हूं मैं, 3 लाइन तक भी कुछ नहीं है। Recently she took a loan from the bank to install AC and to create provision for sitting for the customer by extending the shop area. Although she buys majority of ingredient like flour, sugar, oil on 15 days credit from the local suppliers, but sales are made only in cash. मैं तो दोनों मिलेगा आंसर, अगर आप समझदार हो। ये पढ़ना, लोन लिया बैंक से, बोलो आंसर क्या है? लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लास्ट लाइन ये पढ़ा। कहता सारे इंग्रेडिएंट उधार पे खरीद के लाते हैं, आटा ऑयल सब, ट्रेड क्रेडिट, दुकान का सारा सामान उधार पे आता है, ट्रेड क्रेडिट, सेल कैश में करता है। मिल गए 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये तो बच्चों वाली बात थी। डिफरेंस बता दो इंटरनल और एक्सटर्नल में। पहला डिफरेंस का बेसिस क्या है? मीनिंग। सर अभी जो और 2 बेसिस बोले थे वो सब चल नहीं जाएंगे? तीनों चल जाएंगे जो अभी तीनों डिस्कस हुए, क्योंकि देखो जो सोर्स ओनरशिप के बेसिस पे ओनर फंड और बोरोड फंड, ओनर फंड फिर वही 2 होते हैं और बोरोड फंड वही सारे होते हैं। ऐसे ही बेटा इंटरनल सोर्सेस भी 2 ही होते हैं, इक्विटी और रिटेन अर्निंग, बाकी सब एक्सटर्नल। जितने चारों हमने डिस्कस करे वही सारे दोबारा चल जाएंगे। मीनिंग चल जाएगा, टाइम लिमिटर्स ने बोला दोबारा चल जाएगा, मैंने वोटिंग पावर मैनेजमेंट बोला दोबारा चल जाएगा, उसने बोला बेटा रेम्यूनरेशन मतलब इंटरेस्ट की बात करी, वो सब दोबारा चल जाएगा। चारों की चारों वही बातें चल जाएंगी, खत्म हो गया। ठीक है जी, केस स्टडी डन। 1 मार्कर्स डिस्कस करेंगे बेटा कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।